हेलो बच्चे पार्टी। हम पंकज सर अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टारगेट का ऑब्जेक्टिव। यह लेसन 3 है। हम 20-20 क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं। हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, यह तीसरा पार्ट है तीसरा लेसन का, मतलब 20-20 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मान लिया जाए यहाँ पे बोला है कि 10 एम्पियर धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर, बहुत सुंदर, तार के विभवांतर हमारा दे रखा है कि 5 वोल्ट। ये तो किया गया कार्य ज्ञात करें। देखिए कार्य बराबर आपको पढ़ाया गया है I² RT भी होता है, लेकिन इसमें प्रतिरोध का मान नहीं दिया है। क्या का मान दिया है? तो एम्पियर I का मान दिया है और समय का मान दिया है, अब V का मान दे दिया यहाँ पे। तो हम इसको प्रयास करेंगे कि V में बदल जाए। अच्छा, V बराबर IR होता है, तो ये 2 को I था तो हम 2 जगह लिख दिए और R × T, तो हमारा V बराबर IR होता है। तो इस IR के जगह V लिख देंगे, तो W बराबर IVT। अब ये क्या याद रखें कि W बराबर IVT होता है, तो W बराबर I का मान हमारा 10 दिया है, V का मान हमारा 15 दिया है और समय T का मान हमारा कितना दिया है? 10। तो W बराबर गुणा कर लेंगे हम लोग 1500 जूल, दिस इज द राइट आंसर। 1500 जूल, दिस इज द राइट आंसर, ए नंबर। यह ए नंबर आपका राइट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में एक और है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार, यानी तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले यह R का मान दिया है 5 ओम, विभवांतर V का मान दिया है 7 वोल्ट और समय T का मान दे दिया है। तो T का मान कितना दिया है? 20 मिनट, मिनट में दिया है, 60 से गुणा करके सेकेंड में बदल दीजिए, 1200 सेकेंड आ जाएगा। तब हम क्या बोल पाएंगे, जैसे W बराबर लिखे थे उसे H बराबर लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला I² RT। तो अभी हमने सिद्ध करके इसको लाया, यानी IVT। अब यहाँ पे I का मान नहीं है, R का मान है, तो हम I और R के पद में, यानी अगर देखें तो I को चेंज कर देंगे, V/R होता है, I बराबर V/R होता है। तो V/R हो गया हमारा, गुणे V था इंटू T, तो V V² इंटू T/R हो गया। तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे I का मान को रखेंगे। I का मान कितना है? I का मान हमारे पास यहाँ पे I का मान नहीं, V का मान कितना है? तो 7 है, तो 7 गुणे 7 और गुणे समय का मान 1200 है, तो 1200 हो जाएगा, बटा में R का मान 5, यह हो जाएगा, एक ऑफ कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे 5 से अगर कटा दे हम तो 5 गुना के 10 और 2 पंचों के 20, 240 आ जाएगा। I बराबर इनमें गुणा कर लीजिए, तो गुणा 7 7 49 और गुणे 240 हो जाएगा। तो आप इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2800 कैलोरी के रूप में आ जाएगा। 2800 इसको कैलोरी कहेंगे। ऐसे गुणा करेंगे तो 2800 नहीं आएगा, हम गुणा करके यहाँ पे देख सकते हैं, 2800 नहीं आएगा, 240 और 49 गुणा कीजिए तो यह 0 हो जाएगा, 9 के 36 के 6 हो जाएगा और 9 गुना के 18, 3 19 20 21 हो जाएगा। यहाँ पे 0 4 के 16 के 4, 4 गुना के 8
1 9, तो हमारा आएगा 0 6 1, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9 2 11, 1160 आएगा, इनको गुणा करिएगा तो 1160। लेकिन यह जो आंसर है ना, यह जूल में है। 1160 का आंसर है जूल में। आपके ऑप्शन में क्या दिया है? कैलोरी में। तो कैलोरी में दिया है तो 1100 इतना, अब बटे में 4.2 कर दीजिए। तो 4.2 से इसको कटाइएगा तो आई बराबर क्या आएगा? तो कटा दीजिएगा तो 2800 कैलोरी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कैलोरी के पद में 2800 लिख सकते हैं। यह जूल के पद में देता तो इतना होता, लेकिन जूल के पद में न देकर के क्या में दिया है? कैलोरी में दिया है। कैलोरी में हम दिखा देंगे, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं। आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है, यानी सभी धाराओं के बीजीय योग क्या होता है? तो शून्य के बराबर होता है। बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर यह बिंदु है, यहाँ पे धारा आ रही, ऐसे जा रही, इधर आ रही, जा रही। मान लीजिए 2 गो आ रही, इधर से 3 गो जा रही। तो अगर हमारा 5 एम्पियर की धारा और 7 एम्पियर की धारा, तो यह तीनों मिला के 7, यानी 7 और 5 हम जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 एम्पियर की धारा इसमें जाना चाहिए। वो चाहे यहाँ पे 3 एम्पियर जाए, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 6 एम्पियर चल जाए, चाहे 7 एम्पियर चल जाए। मान लीजिए ये तो 7 है, यहाँ पे चाहे मान लीजिए 2 एम्पियर के जाए। तो कुल मिला के जितना आता है उतना चला जाता है। तो जितना आता है उतना चला जाता है। तो बिंदु पे कितना होता है? तो शून्य होता है। तो बीजीय योग जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। शून्य होता है। दिस इज ए राइट आंसर, शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्या में होता है? तो उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है। उच्च प्रतिरोध को भी मापने में किया जाता है और अल्प प्रतिरोध को भी मापने में किया जाता है। तो उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है। दिस इज ए राइट आंसर, यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे आगे की कहानी हम देखेंगे। आगे की हमारी कहानी क्या है? कर एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर क्या में मापा जाएगा? मतलब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर तो विद्युत धारा के सही मात्रक है, और वोल्ट आपके जो हैं वह विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दिस इज ए राइट आंसर, यानी यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। अगर ओम है तो का के तो प्रतिरोध का है, वाट का क्या है तो शक्ति का है। इस प्रकार से सबका एसआई मात्रक याद रखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे अच्छे से किसका कौन एसआई मात्रक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ही आना चाहिए। सबका एक कॉन्सेप्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े क्वेश्चन है, यानी आपको आना ही आना है। आप पढ़ रहे हैं 2027 के टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव। आप पढ़ रहे हैं 2027 के टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान क्या होगा? ऊष्मा का मान अगर हम देखें तो I² कह रहा है कि विद्युत परिपथ को आधा कर दिया जाए, तब यानी प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात रखा है कि स्थिर विभवांतर पर, इसमें विभवांतर तो है ही नहीं। विभवांतर के हिसाब से सूत्र होता है V²T/R। R को आप आधा कर रहे हैं तो प्रतिरोध को जब आधा कर दिया जाएगा तो आगे यहाँ 2 आ जाएगा। तो V²T/R यह हमारा ऊष्मा है। मान लीजिए यह 1 हम इसको लिख सकते हैं तो 2H कहला जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर, दुगनी हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि R को बटा में है, भागा दिए 2 से तो वह ऊपर चल जाएगा। यह जो एक प्रकार के ऊष्मा है उस पहले से कितना हो गया? 2 गुना हो गया। कब? जब प्रतिरोध को आधा कर दिए तब।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? दिस इज ए प्रतिरोध। यह प्रतिरोध कहलाता है। इस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहने का अर्थ होता है कि किसी चालक पदार्थ को हीटिंग देता है, टेम्परेचर यानी रोकता है, आवेश को रोकता है। तो जब आवेश रुकेगा तो क्या होगा? तो वह ऊष्मा जनरेट करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यह तो बात पूछ रहा है कि जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। दिस इज राइट आंसर, प्रतिरोध। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या है? कह रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ के बिंदु नियम क्या बताता है? बिंदु नियम मतलब किरचॉफ के नियम में कुल आवेशों के मान क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। संरक्षित के मतलब होता है कि नियत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो बिंदु नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है आवेशों का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। उसी प्रकार से यह आवेश संरक्षण यानी यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि विद्युत धारा का मान न तो नाश होता है न ही निर्माण होता है, बल्कि किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो इसीलिए यह आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित होता है। संरक्षण सिद्धांत आवेश को दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पर है हमारा 49 नंबर बोल रहा है परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह क्या कहलाता है? जो ताप में बदल देता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। दिस इज राइट आंसर। अभी पीछे हम बदल करके गए। अगर ताप में वहां पे उष्मा कहा था, यहाँ पे ताप कहा है, तो ताप और उष्मा दोनों एक ही शब्द हैं। यानी पिछला एक क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन और है, तो उसमें आपको 49 है तो 47 में क्वेश्चन है, तो उसमें बोला है कि यहाँ पे उष्मा का मान बदल दिया जाए। तो कह रहा है कि उष्मा यहाँ पे ताप में बदलने को कहलाता है। तो कौन बदलता है? तो आपका प्रतिरोध को बदलता है, प्रतिरोध कहलाता है। वो वहां पे भी प्रतिरोध, यहाँ पे भी प्रतिरोध। एक ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के विभव में अंतर के कारण होता है। यानी जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक आपका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे आप रील में या कहीं देखे होंगे या इस तरीके के सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम सुना रहे हैं कि अगर खेत में मान लीजिए तार के पोल पे तार जाता है, अगर वे तार गिर जाता है, अगर मान लीजिए तो गिर जाता है खेतों में, तो आप वहां से दौड़ के भागे नहीं, करंट मार देगा, बल्कि वहां पे आपके गिरे माने आप पे गिर जाएगा तो आप तो राम नाम स्वाहा ही हो जाइएगा, वो अलग ही कहानी है। लेकिन अगर आपसे कुछ दूरी पे गिरता है, आपसे कुछ दूर जाके गिरता है और वहां पे आप अगर चलने की कोशिश कीजिएगा तो करंट मार देगा। इसलिए पहले वहां पे आप स्थिर रहें, पैर को ही न उठाएं, क्योंकि विभवांतर में आपका अंतर ही नहीं होगा। जब विभवांतर में अंतर नहीं होगा तो लाइन नहीं मारेगा। सुने होंगे तार और जूता पहन के लोग ऐसे जोड़ देते हैं, वो कैसे जोड़ देते हैं? क्योंकि विभव में अंतर नहीं होता है। तो अंतर नहीं होता है तो वहां पे करंट आपको उत्पन्न नहीं होता है, करंट प्रवाह नहीं होता है। तो विभव में अंतर नहीं होता है, तो विभव के यानी अंतर के कारण विभव अंतर इसको कह सकते हैं। तो विद्युतीय विभव में अंतर जब तक नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह विभव में अंतर के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 नंबर आ रहा है कि विद्युत हीटर जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह है, तो नाइक्रोम के, यानी बल्ब कहता है टंगस्टन कहते, आप हीटर कह रहा है तो नाइक्रोम कह रहे हैं। अगर विद्युत बल्ब में पूछा जाए कि बल्ब में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और इसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो दिस इज राइट आंसर, नाइक्रोम। आगे हम चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन लेकर के। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध इतना है
और एक उसके बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजा जाता है, तो सेल का विभवांतर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, विभवांतर बराबर होता है, पहले क्या कह दिया इस बात को चर्चा करें। यानी यहाँ पे हमारा विद्युत वाहक बल दिया है, ई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय विद्युत वाहक बल, यानी हमको इसे इलेक्ट्रिक यानी हमें बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल r का मान 0.5 ओम है। तो सेलों के बाहरी प्रतिरोध में, तो बाहरी प्रतिरोध के में कितना यानी एम्पियर I का मान भेजा जा रहा है, 1 एम्पियर की धारा भेजा जाता है। तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर को पूछ रखा है, तो विभवांतर को पूछ रखा है, तो V बराबर सूत्र होता है E माइनस IR। तो V बराबर E का मान कितना है, तो 1.5 है, माइनस I का मान कितना है, तो 1 है, R का मान कितना है, तो 0.5 है। तो V बराबर है, गुणा करिएगा तो 1.5, एक किसी संख्या में गुणा करता है वही संख्या रह जाता है, तो यहाँ पे 0.5 घटेगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर, 1 वोल्ट। बी का मान ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिस इज राइट आंसर। यह फॉर्मूला आपका है, इस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल कहा जाता है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, टीचर क्लास में पढ़ाते समय ऐसा न्यूमेरिकल कम बनवाते हैं या नहीं बनवाते, आप कह देते हैं एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, आप इन बातों में ना आए, एग्जाम में न्यूमेरिकल केवल थ्योरी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भर भर के न्यूमेरिकल रहता है। आप देख सकते हैं कितना न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं प्रतिदिन। तो न्यूमेरिकल रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है और भर भर के रहता है। और इससे आगे जाइएगा तो न्यूमेरिकल का ही जमाना है। इंडिया एयर फोर्स नेवी रेलवे के अगर एग्जाम देते हैं तो पूरे न्यूमेरिकल का ही जमाना है, न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे कह रहा है कि धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, देखिए ताप बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। यानी प्रतिरोध बढ़ने का कारण यहाँ पे ताप होता है। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। दिस इज ए राइट आंसर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर कह रहा है ना कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके सम्मिलित शक्ति क्या होगी। कह रहा है कि 100 वाट के एक बल्ब है, एक 60 वाट के बल्ब है, दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा शक्ति होगा वह सम्मिलित शक्ति को क्या होगा, तो हमें ये डिपेंड करता है हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में समझा, यहाँ पे दिया होगा श्रेणी क्रम कह रहा है। देखिए श्रेणी क्रम अगर कहेगा, यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम कहेगा तो शक्ति बराबर 1/p इक्विवेलेंट माने कुल 1/p1 प्लस 1/p2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे समानांतर क्रम कर दे, समानांतर क्रम कह दे, तब p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1/p इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा में, यह हमारा हम चाहे तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला बना पाएंगे और शॉर्ट इसको करते हैं। यानी इसका हम एलसीएम लेंगे तो p1 इंटू p2 हो जाएगा, यहाँ p2 प्लस p1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो यह जैसे ही उल्टेगा तो यह भी उलट जाएगा, p1 इंटू p2 हो जाएगा, अब बटा में p1 प्लस p2 हो जाएगा। तो इसका मान एगो के 60 है और एगो के 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे। तो 40 एगो के 40 है 40, अब बटा में 60 प्लस 40, तो इनको गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6 के 24, 2400 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 24 वाट। दिस इज ए राइट आंसर, 24 वाट। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो वहां पे शक्ति का एग्जैक्ट डाटा जो आएगा वह 24 वाट आएगा, 24 वाट हो जाएगा। एनीबॉडी कोई दिक्कत? हाँ, इस तरीके से इसको बना सकते हैं।
समानांतर क्रम देगा, यह फॉर्मूला अपना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे 55 क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। आप विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर V² R होती है। यह कहां से आ गया फॉर्मूला, आप लोग से ही आया है। P बराबर W/T होता है और W का आप जानते हैं I²RT/T हो जाएगा, यह T से T कट जाएगा। अच्छा यह I² होता फिर भी सही है, लेकिन देखिए इसमें I² देवे नहीं किया है, V के पदों में दिया है। हम इसको अपडेट करेंगे, इसको और तोड़ेंगे तो I बराबर होता है, I बराबर V/R होता है, तो V²/R² गुणे R हो जाएगा, एगो R से एगो R कट जाएगा, तो P बराबर V²/R। दिस इज राइट आंसर, V²/R यहाँ पे C हो जाएगा। यह शक्ति के मान, शक्ति की फॉर्मूला है, इस प्रकार से शक्ति से बनाया जाता है। यह क्वेश्चन को आप यानी केयरफुली देखते चले, सब फॉर्मूला है, याद करना होता है आप लोग को, तो इस चीज को आप कर पाएंगे। एक बार देखेंगे तो कैसे हो रहा है, इसको रिवाइज करेंगे तो आगे चलते के आने लगेगा आपको। पर नीला रंग का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, नीला रंग का कलर कोड 6 होता है। यह एक याद करना है, इसको ट्रिक भी होता है बीबी राव करके, तो वह ट्रिक आप कॉपी में कहा गया है, देख लीजिएगा, या ट्रिक के लिए एक दिन हम स्पेशल बता देंगे। तो यह कार्बन कोड होता है नीले रंग का लिए 6 होता है, दिस इज राइट आंसर, 6 याद रखेंगे। 56 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 57 आता है। आइए 57 क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ 57 नंबर क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तार की लंबाई, एक तार की लंबाई दे रखा है, यानी खींच करके दुगनी कर दी जाती है। बहुत सुंदर, खींच करके दुगनी कर दी जाती है। तो कह रहा है कि यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा, खींचने के बाद का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, R बराबर होता है ρ × L/A। यह हमारा फॉर्मूला है, यह रो का मान है, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। यह पहले का तार को अभी खींचा नहीं गया है, इस कंडीशन में है, यह R लिखेंगे, इसको R। अब हम क्या करते हैं, तार को खींचकर दुगना करते हैं, तो हमारा रो आता है, और तार को खींच करके दुगना जैसा ही करिएगा, तार को जैसे तो मोटा तार है और उसको खींच के अगर दुगना करिएगा, जैसे यह मोटा है, इसको खींच कर हम दुगना करते हैं इसका, इसके मोटाई में घटेगा कि नहीं घटेगा, ऑफ कोर्स घटेगा, यानी इसकी मोटाई आधी हो जाती है। जब तार दुगना होता है तो मोटाई आधी हो जाती है, तो मोटाई जब आधी हो जाती है तो क्षेत्रफल बटा में 2 आ जाएगा। तो R बराबर हो और 2 दूनी के 4 और L/A होगा, नीचे से ऊपर चल गया 2 दूनी के 4, 4 को आगे लाते हैं, तब हमारा यह R डैश कर दीजिए, चाहे R1 कहिए, यह हमारा 4 आ जाएगा आगे और L/A हो जाएगा। यह फॉर्मूला देखिए ना, पहले से कितना का था, R का था, तो R1 बराबर 4R, 4R के मतलब 4 गुना हो जाता है, दिस इज राइट आंसर, 4 गुना, दिस इज राइट आंसर, 4 गुना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यह यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो फैराडे बराबर कितना होता है, तो याद रखें 96,500 कूलम होता है फैराडे का, यानी यहाँ पे सब 96,500 दिया है, लेकिन एम्पियर में दिया, कूलम में दिया, वोल्ट में दिया, न्यूटन में दिया। आप याद रखें फैराडे का यानी आवेश के लिए एक प्रकार के हैं, तो 96,500 कूलम कहेंगे, तो कूलम दिस इज राइट आंसर, 96,500 कूलम। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक तरह से कह रहा है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है। किरचॉफ का नियम विद्युतीय क्षेत्र को संरक्षित का परिमाण है।
किरचॉफ के नियम में बताता है कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वह संरक्षित होता है या आवेश संरक्षित रहता है। तो यह विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित संबंधित नियम है। यह संरक्षित यानी चरित्र को दिखाता है किरचॉफ के नियम। तो इसलिए दिस इज राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक ही पदार्थ के बने दो तार, एक ही पदार्थ के दो गो तार बनल है, इनकी लंबाई समान है, तो ए का व्यास बी के व्यास के दुगुना यानी दुगना है। तो इनमें कह रहा है कि प्रतिरोधों के तुल्य होगा। प्रतिरोधों के तुल्य होगा तो तुल्य कितना होगा, इस बात का हमें चर्चा करना है कि प्रतिरोधों के तुल्य क्या होगा। तो पहली बात है आप जानिए कि यहाँ पे पदार्थ के तार जो है ए और बी की लंबाई समान है बिल्कुल। ए का व्यास बी के व्यास के 2 गुना है, मतलब R का मान जो है अगर R ए लिखा जाए तो यह दुगुना है RB के। RB के क्या है, दुगना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है R1 बटा में R2, यह प्रतिरोध है, ठीक है। व्यास को हम यहाँ पे R लिखें, अच्छा है मान लीजिए एक प्रकार के एरिया है तो D भी लिख सकते हैं, DA बराबर 2D लिख सकते हैं, या आप ए भी लिख सकते हैं, कोई व्यास क्षेत्रफल के हिसाब से जो यहाँ पे लेना है वह x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, तो हो जाता है 2RB बटा में, पहले से फॉर्मूला अगर हम दिखाएं आपको तो R1 बटा में R2 बराबर RB बटा में RA का होल स्क्वायर होगा। दिस इज राइट आंसर, यह फॉर्मूला का है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो RB था वह दुगना कर रहा है, तो दुगना हम कर देंगे, अब बटा में RA का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 बटा में RB बराबर, यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा, 4 RB बटा में RA, यहाँ पे हमारा चौथाई 4 आ गया चौथाई हिसाब से। तो यहाँ पे हमें चौथाई हिसाब से अगर बनाइएगा तो यहाँ फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, यानी DA बटा में DB, तो यह हमारा DA पहले और 2DB का होल स्क्वायर करेंगे तो DA बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4DB। अब बताइए DA DB पहले से कितना अपेक्षा हो गया, तो चौथाई हिस्सा हो गया। तो दिस इज राइट आंसर, चौथाई यहाँ पे इस प्रकार से इस फॉर्मूला से यह काम कर रहा है। दिस इज राइट आंसर। अगर आप हमारे 7 क्वेश्चन हो गया, अगला पार्ट में अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा यानी 61 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपको कहीं तकलीफ है तो आप एक बार कमेंट करें और इसको बताएं कि इस क्वेश्चन को फिर से बताएं सर, हम उसको अगला पार्ट में आपको बता देंगे, अन्यथा 1-2 बार पहले देख लें तब आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक का क्लास 12 के फिजिक्स से पढ़ रहे हैं टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किताब जो टारगेट बुक आता है ऑब्जेक्टिव का पूरे बिहार में चलता है टारगेट पब्लिकेशन का, तो उसी का हम पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।